हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को समझेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और पॉवर्टी क्या होता है, किस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसकी जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, और पॉवर्टी है, पॉवर्टी के टाइप्स क्या हैं, उसको हम किस तरीके से हम जो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, किस तरीके से हम एक कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को निकालते हैं। ठीक है, किस देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉवर्टी, कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, उसको समझते हैं। ठीक है, सो हम इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड पॉवर्टी इन इंडिया। सो सबसे पहले हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, हम उससे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज पीपल ओवर अ सर्टन एज हु आर नॉट इन पेड एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट आर करंटली अवेलेबल फॉर वर्क ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। मान लो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि कोई व्यक्ति जो कि किसी जॉब में नहीं है, ठीक है, जहाँ फिर किसी भी काम में नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ से उसको इनकम नहीं आ रही, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट मेनली जैसे हमने कहा इज डिफाइंड एज पीपल ओवर अ सर्टन एज, एक सर्टन एज के बाद। जैसे कभी कोई बोलेगा तो बचपन में कोई स्टार्टिंग में ही तो नहीं, जैसे ही पैदा होगा तो पैसे कमाना तो स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद ही तो पैसा कमाना स्टार्ट करेगा वो, तो एक एज के बाद। जब एक एज के बाद जब आपके पास कोई नौकरी नहीं होती, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होते, तब आप उसको कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक एज रखी गई है कि 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जैसे कि एजुकेशन, वो जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए एजुकेशन में प्रावधान है, ठीक है, आर्टिकल 21 में। ठीक है, सो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि ऐसे लोग जो कि एक एज तक, जैसे कोई बड़ा ही वृद्ध जो व्यक्ति होगा, ठीक है, बूढ़ा इंसान होगा, उसके लिए भी आप नहीं कह सकते वो एम्प्लॉय हो, क्योंकि वो भी काम नहीं कर सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि हाँ जिसके हाथ पैर ना हो, ठीक है, अपाहिज हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति की एक सर्टन एज में, ठीक है, और उसका जो बॉडी है स्ट्रक्चर ठीक है, और अगर उसके पास कोई जॉब नहीं है उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ टाइप्स होती हैं, हम वो देखना स्टार्ट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की कौन कौन सी जो है टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहली टाइप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, ठीक है, शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीवियस जॉब टू न्यू जॉब। पहली जॉब से जब हम दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जॉब को छोड़ा जहाँ फिर मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया, तो क्या होगा, जैसे मैं वो जॉब छोड़ूंगा, जब मुझे उस जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, मैं एक नई जॉब ढूंढूंगा। नई जॉब ढूंढूंगा, जब तक मुझे नई जॉब नहीं मिलेगी तो मैं तो बेरोज़गार ही हूँ। तो जब तक मैं बेरोज़गार हूँ, कुछ भी नहीं कमा रहा, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो शिफ्ट कर रहे हैं जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब में, ठीक है, या फिर हमने क्या करते हैं, लॉस जॉब कर दी। लॉस किसकी वजह से, लैक ऑफ स्किल्स, जब हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं थी, उस जॉब के लायक नहीं थी, इसलिए हमें वहाँ से निकाल दिया गया। तब जो पीरियड जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब तक का पीरियड जो है, जब हम नई जॉब को ढूंढ रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे हम देखते हैं टाइम पीरियड बिटवीन लूजिंग एंड फाइंडिंग न्यू जॉब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि शिफ्ट इन मार्केट डिमांड, जब मार्केट डिमांड में शिफ्ट होती है, ठीक है, इन टू द अदर प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे एक काम में काम करते थे, मार्केट में आप काम करते थे, लेकिन अब उसकी डिमांड ही नहीं रही, वो काम हो ही नहीं रहा, उस काम की ज़रूरत ही नहीं है लोगों को। जैसे कि पहले हुआ करता था कि लोग कपड़े धुलवाने के लिए धोबियों के पास जाया करते थे, आजकल वॉशिंग मशीन आ गई है, तो धोबियों का क्या काम रहा। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की एक काम से दूसरे काम तक शिफ्ट करने का जो, ठीक है, शिफ्ट तो हुआ जब, बट किस में, मार्केट शिफ्ट हुआ। जब मार्केट शिफ्ट हो गया तो आपका काम जो है, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ेगा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं पहले हुआ करते थे स्कूटर, ठीक है, स्कूटर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद स्कूटी आना स्टार्ट हुई। तो स्कूटर जो थे, वो स्कूटर जो भी व्यक्ति स्कूटर के रिलेटेड काम करता होगा तो उसे पता होगा कि स्कूटर को किस तरीके से ठीक करते हैं। जैसे कोई मैकेनिकल होगा तो उसे पता होगा कि स्कूटर को किस तरीके से ठीक करना है, लेकिन उसको स्कूटी का ठीक करने का पता ही नहीं है, उसकी वो स्किल ही नहीं है। तो जब उसके पास स्किल ही नहीं है स्कूटी को ठीक करने के लिए, तो उसके कंपनी वाले किस लिए रखेंगे, तो कंपनी वाले से निकाल देंगे। सो या फिर वो स्किल को सीखेगा, तो उस स्किल को सीखने तक का टाइम या फिर उसे निकाल दिया जाए, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उस पीरियड को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो कि सीज़न के हिसाब से हो। जैसे कि अगर आप कश्मीर की बात करें तो वहाँ सेब होते हैं, तो जब सेब नहीं होते तो वो क्या काम करेंगे, तो उन्हें काम नहीं मिलता। वैसे ही कहीं पे अगर जैसे महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक में संतरे की खेती होती है, तो संतरा नहीं होगा तो क्या करेंगे वो। जैसे कि पंजाब में, तो अगर बीट और वही नहीं हो, सीज़न के डिपेंड ही होता है ना, सीज़न अगर होगा तो तभी तो वो चीज़ें होंगी। गन्ने का सीज़न होता है,
तो एक सीज़न से जब दूसरे सीज़न में जब शिफ्ट करते हैं, सीज़न जब चेंज हो जाए तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जब सीज़न के हिसाब से वो चीज़ ना हो तो तब आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसके हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स ओनली ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स ऑफ द ईयर। जैसे एग्जाम्पल देखो डीजे सिस्टम, जैसे कोई जो बारात में जो डीजे वगैरह जो यूज़ करते हैं या फिर कोई फंक्शन में डीजे वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनका काम है डीजे सिस्टम का। तो मान लो अगर फंक्शन में शादी ही नहीं होगी और शादियाँ नहीं हो रही हैं या फिर आपको फंक्शन में ज़रूरत ही नहीं डीजे वालों की, तब तक वो क्या करेगा, बेरोजगार रहेगा वो व्यक्ति जो डीजे सिस्टम होगा जिसका। लेकिन वह जैसे ही कोई शादी हुई तो उसको फंक्शन में काम मिला तो मान लो वो फिर से एम्प्लॉय हो गया। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की जो कि टाइम के साथ सीज़न के साथ चेंज हो जाए, तो सीज़न जब उसका ना हो तब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए और सीज़न जब आए तो वो एम्प्लॉय हो गया। सो जब वो पैसा नहीं कमा रहा सीजन जिस सीजन में, उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो हमने यहाँ पे देखी अनएम्प्लॉयमेंट को देखा। अनएम्प्लॉयमेंट की हमने 3 टाइप्स देखी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो टाइप है उसको देखते हैं कि और कौन सी टाइप है। जैसे हम देखते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन ऑकर्स व्हेन मोर पीपल्स आर इन द वर्क देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसकी हम एक एग्जाम्पल इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए हमने, एवन इफ सम एम्प्लॉयज आर अपसेंट प्रोडक्शन डज नॉट सफ़र। ऐसा कभी हो जैसे कि आप किसी जॉब में काम कर रहे हो लेकिन अगर आप वहाँ से एबसेंट हो तब भी काम हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी जॉब में काम करता हूँ बट अगर मैं किसी दिन 2-4 दिन या 8 दिन वहाँ पे ना जाऊँ या 1 महीना ना जाऊँ तो वहाँ के काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जैसे कि आप किसी शादी में गए तो शादी की जिसकी शादी होगी वो शादी तो आपके बिना भी हो ही जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप नहीं जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल आपके किसी रिश्तेदार के घर पे शादी है या फंक्शन है तो आप नहीं जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने मान लो कि आपको काम करने के लिए बुलाया कि काम करने के लिए आ जाना 2-3 दिन पहले ही, ठीक है, हेल्प करवा देना। तो अब नहीं जाओगे तब क्या वो शादी नहीं होगी, क्या वो काम नहीं होगा, हो जाएगा। तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, जब भी आप किसी ऐसे वर्क में लगे हो जहाँ की आपकी ज़रूरत ना हो लेकिन आप फिर भी वहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है, बिना ज़रूरत के काम कर रहे हो, उसको हम कहते हैं डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट। इसकी जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है जो लेबर की वो जीरो होती है, ठीक है, लेस देन जीरो और या फिर नेगेटिव, ठीक है, लेस देन जीरो या नेगेटिव। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब जब का कार्य किया आपने, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, फार्मर्स देख लो, ठीक है, फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स में जैसे कि आप देखते हो कि फार्मर्स में जैसे कि अगर 10% हैं, ठीक है, घर के 10% हैं, 10% हैं काम करने वाले, अगर उनमें से एक नहीं होगा, अगर एक जो है वो एबसेंट हुआ बाई चांस, तो क्या खेती बाड़ी जो वो कर रहे होंगे वो नहीं होगी, खेती बाड़ी उनकी नहीं होगी क्या, तभी वो जो फसल उनको लगानी होगी वो तो लगाएंगे ना वो। तो वो उस 1% पर डिपेंड नहीं करता। बट अगर वही पर्सन अगर काम कर रहा है, 10 के 10% काम कर रहे हैं, ठीक है, 9 के साथ भी वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि 10 कर रहे हैं तो तब भी वो होगा ही काम। तो 1% अगर नहीं भी होगा तो 1% जो कि वहाँ पे लगा हुआ है जिसकी ज़रूरत है नहीं, तो उसको हम कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन हम नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हम क्या देखते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। जब डिमांड में फ़र्क पड़ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की डिमांड हो और वो अगर डिमांड की ज़रूरत ही ना हो, अब अगर लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो, जैसे कि बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि पहले हमने एग्जाम्पल देखी धोबी वाली, तो अभी वॉशिंग मशीन आ गई तो उसकी ज़रूरत है। तो अभी नए नए फीचर जब वॉशिंग मशीन में आएंगे तो पुरानी को कौन खरीदेगा, पुराने जो रेफ्रिजरेटर थे अभी उन्हें कौन यूज़ करता है जबकि नए आ गए हैं, ठीक है। पहले सिस्टम हुआ करता था कि पेट्रोल डाल के, ठीक है, और घर की अगर लाइट के लिए अभी इन्वर्टर आ गए हैं, तो पहले वो वाला सिस्टम था इंजन सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि पेट्रोल डालोगे अब फिर वो स्टार्ट होगा और फिर घर की लाइट आएगी। अब इन्वर्टर आ गया तो पुरानी सिस्टम कौन लेगा। तो जब ऐसा कुछ सिस्टम हो जब जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसके बदले नई चीज़ आ जाए, उसे हम कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं नोकिया। नोकिया ने क्या करा, खुद में कोई रिफॉर्म नहीं करा, ठीक है, उसके बटन वाले फ़ोन से उसने उसको इंटरनेट पे लेकर नहीं आया, ठीक है, इंटरनेट पे लेकर आया लेकिन उसने उसको मॉडिफाई नहीं करा। टच जो फ़ोन से वो नोकिया के नहीं आए इंडिया में, जिस कारण क्या हुआ कि इंडिया में जो नोकिया है वो कंपनी जो कि पहले बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका मुकाबला करने के लिए कोई दूसरी कंपनी उसके जो कि स्टैंड बाई पे खड़ी और नहीं थी। लेकिन उसने गलती करी कि उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं करे जिसकी वजह से कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो गई। और जैसे ही डिमांड ख़त्म हुई तो कंपनी क्या हुआ, कंपनी भी ख़त्म हो गई। कंपनी की डिमांड खत्म हुई तो कंपनी खत्म, क्योंकि अगर कोई फ़ोन लेगा ही नहीं उनसे, मोबाइल फ़ोन से उनके कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, तो कंपनी क्या करेगी, सिर्फ एम्प्लॉय किस लिए रखेगी। लोगों को ऐसे फ्री में तो पैसे नहीं बांटेंगे ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे कहाँ से आएंगे जब कंपनी कुछ अर्न करेगी। जब कंपनी कुछ अर्न नहीं कर रही तो एम्प्लॉयज़ को पैसा किस लिए देना है। तो साइक्लिंग एम्प्लॉयमेंट जबकि आपकी जो डिमांड है वही खत्म हो जाए, ठीक है, और आपकी डिमांड के बदले किसी और चीज़ की डिमांड होने लगे, देन इसको कहते हैं साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट। देन हम नेक्स्ट देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन एजुकेटेड पर्सन क्वालिफिकेशन डू नॉट मैच द जॉब। जब किसी व्यक्ति की,
क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति की जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो उसकी जॉब के अकॉर्डिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने PhD करी हुई है, ठीक है, PhD पर्सन है, और उसको 4th क्लास की जॉब मिल जाए, तो क्या वो उस जॉब के लिए खुश होगा? नहीं होगा। और जब वो उस जॉब के लिए खुश ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब आप कर रहे हो बट आपकी खुशी उसमें नहीं है, तो क्या वो उसको अच्छे से कर पाओगे? आप उसमें करप्शन करोगे कि नहीं करोगे? फॉर एग्जाम्पल आप चाहते थे कि मेरे को 1 लाख रुपये सैलरी हो, बट आपको 50,000 सैलरी मिल रही हो, तो बाकी का 50,000 भी तो कमाना चाहोगे, तो कैसे कमाओगे? करप्शन के थ्रू ही कमाओगे। तो लोगों में करप्शन ये आ जाती है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, और जितनी भी जनसंख्या वो पढ़ लिख गई है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में। बाकी बहुत अलग है कि सिर्फ नाम के पढ़े लिखे हैं, उतने वो नहीं है, बट हाँ क्वालिफिकेशन डिग्रीज तो हैं। तो उसके बेसिस पर क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जो आपको जॉब चाहिए थी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब ना मिले, उसको हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं ड्यू टू द राइज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पास्ट टेक्नोलॉजी, नॉन पर्सन आर अनएम्प्लॉयड। अभी क्या हुआ कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे हमारे टच फोन्स आ गए हैं, AI सिस्टम आ गया, जिनके कारण क्या हो रहा है, जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ नहीं की जा रही है। जैसे कि आजकल बटन वाले फ़ोन आप देखोगे तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी वो ख़त्म हो रही है। तो जो बटन वाले फ़ोन जो बनाया करते थे या बेचा करते थे, सो उनकी जो कंपनीज हैं, जो शॉप्स हैं, वो बंद हो गई, और उनको रिप्लेस कर लिया किसने? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, AI सिस्टम जो आ रहा है नया, ChatGPT जैसी चीज़ें, ठीक है, वो रिप्लेस करती जा रही हैं पुरानी चीज़ों को। तो उसी को हम कहते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण कि नई चीज़ें आ रही हैं और पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही हैं। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4% के आसपास है, ठीक है, ऐसा मतलब गवर्नमेंट का कहना है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी जिसे हम गरीबी भी कहते हैं। सो गरीबी को समझते हैं कि किस तरीके से हम गरीबी को जो है डिफाइन करते हैं। गरीबी का मतलब ये नहीं कि वैसे तो हर कोई किसी को खुद को गरीबी कहता है। सो गरीबी की 2 चीज़ें जी डेफिनेशन के बेसिस पर 2 टाइप की गरीबी होती है। एक ऐसा कि जिसमें आप एक्चुअल में गरीब हो, और दूसरा कि जब आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने गांव में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने किसी दूसरे जो मेरा नेबर होगा उससे अपना कंपैरिजन करूँ कि मेरे पास तो अल्टो है और उसके पास वरना है, तो मेरी गाड़ी 4 लाख की है, उसके 18 लाख की है। तो जब मैं उसका और अपना कंपैरिजन करूँगा तो मैं कहूँगा कि नहीं यार मैं इससे गरीब हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो गरीबी है वो किसके बेसिस पर होती है? वो 5 फैक्टर्स के बेसिस पर, जैसे कि आपका फूड हो गया, हेल्थ होगी, घर हो गया, ठीक है, इन जैसी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप पॉवर्टी के अंडर नहीं आते, बट अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप पॉवर्टी के अंडर आते हो। ना कि इस वजह से कि आपके पास 4 लाख की गाड़ी और 10 लाख की क्यों नहीं है तो वो आपकी पॉवर्टी हुई, ठीक है। सो हम पॉवर्टी को समझते हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देते हैं। सो पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज द लैक ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जो बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जिसमें कि लैक हो, किसमें? जब आप लैक करते हो बेसिक, जैसे हमने देखा कि खाने के लिए, घर के लिए, तो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जीने के लिए। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जीने के लिए अगर उनमें आप लैक करते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाई अ पर्सन और कम्युनिटी, कम्युनिटी के द्वारा या पर्सन के द्वारा उसमें लैक किया जाता है, उसे हम कहते हैं पॉवर्टी, ठीक है। गरीबी किसे कहते हैं? जब एक पर्सन के द्वारा क्या हो कि उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा ना किया जाए, उसे हम कहते हैं पॉवर्टी। और इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 21.9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अंडर पॉवर्टी के अंडर आती है, ठीक है। इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है? 21.9% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अंडर आती है पॉवर्टी की। कब ये किया गया? 2011 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जो कि पॉवर्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट हैं वो क्या क्या है, किस किस में जो है पॉवर्टी की चर्चा की गई है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में चर्चा की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पॉवर्टी की, ठीक है। देन DPSP में चर्चा की गई है पॉवर्टी की। हम समझते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसकी चर्चा की है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं कि आर्टिकल 16(1) है, ठीक है। आर्टिकल जो 16(1) है वो कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जब भी आप किसी जॉब में जाओगे तो उसमें इक्वलिटी होगी अपॉर्चुनिटी की। हर कोई फॉर्म लगा सकता है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, ठीक है। अब वो बात अलग रहेगी, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग होगी, ठीक है, उसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, लेकिन किसी भी जात धर्म या किसी की उस चीज़ के बेसिस पर, ठीक है, कास्ट ग्रेड के बेसिस पर उसे जज नहीं किया जाएगा। वो हर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसमें? आर्टिकल 16 हमारा क्या बोलता है? आर्टिकल 16 का A पार्ट जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी की जैसे बोलते हैं कि गरीबों को टच नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे कुछ लोग जो झोंपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, जो स्लम एरियाज में तो थोड़ा बहुत होता है क्योंकि कचरे में रहते हैं तो लोगों को उनको जज करते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जैसे कि अगर वो टच कर ले किसी को तो कहा था कि नहीं यार इन्होंने हमें टच कर लिया, तो उस चीज़ से भी एवोल्यूशन। अगर आप ऐसा करते हो कि अगर किसी को कोई टच आपको कर लिया और उसको गालियाँ निकालते हो, कुछ ऐसा वैसा उसके साथ बिहेव करते हो, ठीक है, अब्यूज़ करते हो, देन अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 आपको जेल हो सकती है उसके लिए भी, डायरेक्ट आपको एज अ कोर्ट में पेश किया जा सकता है उसके लिए। देन हम आर्टिकल 21 देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ को प्रोटेक्ट करना। पर जब पॉवर्टी होगी तो जाहिर सी बात है, जब गरीबी होगी तो खाने की कमी होगी, और खाने की कमी को पूरा करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें उसमें, जैसे कि मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं, ठीक है, फिर BPL जैसे कि बिलो जो कार्ड बनाए जाते हैं उनके थ्रू हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं। सो आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन, लाइफ की प्रोटेक्शन करना हमारा काम है, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट का भी काम है और हर किसी का। और अगर सुसाइड भी करते हैं तो सुसाइड भी इसके अंडर आता है, अगर सुसाइड भी एज अ क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। और अगर आप सुसाइड करते हो तो 307 के थ्रू आपको उस पर भी केस आपके हुए चलेगा। देन देखते हैं आर्टिकल 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, ठीक है। आर्टिकल 24 बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, जो बच्चे जो हैं वो 14 साल से कम हैं उनको आप ऐसी जॉब पे नहीं रख सकते कि जहाँ पर कि कोई हार्मफुल काम होता हो, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में आप उनसे काम नहीं करवा सकते। किसके थ्रू? आर्टिकल 24 बोलता है कि आप जो चिल्ड्रंस होंगे 14 साल से कम, उन्हें आप काम नहीं करवा सकते कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में, जो कि हार्मफुल एरियाज हैं वहाँ पे उनको काम नहीं कर सकते। तो पॉवर्टी के लिए कुछ मैंडेट है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो पॉवर्टी को दर्शाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, DPSP में भी इसकी चर्चा है। DPSP में चर्चा अगर देखें तो आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 का पार्ट ए जो है, प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर किसी के साथ जस्टिस हो, ठीक है, बराबर का जस्टिस हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए उन्हें हर काम में, उसकी चर्चा 39 के ए में। देन हम देखते हैं आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 बोलता है सिक्योरिटी ऑफ वर्क, काम की सिक्योरिटी उसकी बात करता है। आर्टिकल 42 है सिक्योरिटी ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी, अगर 42 बोलता है कि आप जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएँ, ठीक है। और मिनिमम अगर आप 8 घंटे किसी भी जॉब में हो तो आपको इतने पैसे दिए जाएँ ताकि आपका घर उससे चल सके, आसानी से आपका घर चलाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और उसमें आपको सिक्योरिटी हो और कुछ ह्यूमन कंडीशंस हो, जैसे अगर बीमार हो तो उससे ये वाला काम करना, कोई बूढ़ा है, ठीक है, उसको ये वाला काम दिया जाए, उससे ऐसा काम ना करवाया जाए जो वो नहीं कर सकता, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 42 में आर्टिकल 45 बोलते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड अंडर 14, जब पॉवर्टी होगी तो जाहिर सी बात, अगर खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो स्कूल में कैसे ही जाएंगे, तो उसके लिए भी क्या आर्टिकल 45 बोलता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। वैसे आर्टिकल 21 में भी है, बट 45 बोलता है कि जो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। इस पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हमने जब पॉलिटी पढ़ रहे थे हमने देखा था कि किस चीज़ के लिए हमें जो है डायरेक्ट हम कोर्ट में उसको अपील कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए हम नहीं कर सकते। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन DPSP में हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। सो गवर्नमेंट अगर इशू करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते वहाँ पर जाके। सो उसका जो इशू है उसे रेज नहीं कर सकते। सो आर्टिकल 45 बोलता है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स, ठीक है, उसकी बात की गई है। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की कुछ टाइप्स होती हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डजंट हैव वर्क ऑन टाइम, टाइम पे काम ना हो, या फिर डजंट हैव वर्क ऑन राइट सैलरी, जब आपको काम की ज़रूरत हो तब आपके पास काम ना हो, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। या फिर क्या कहते हैं, जो वर्क है वो आपकी राइट सैलरी पर, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप काम 15 या 20 हज़ार का करते हो और आपको सैलरी 10 हज़ार ही मिलती हो, ठीक है, कोई 50 हज़ार का काम करता है और उसको सैलरी 30 हज़ार मिलती हो, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम किस तरीके से देखते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसे हम किस तरीके से वो करते हैं कि फूड, जिसके पास फूड की कमी हो, क्लॉथ की कमी हो, ठीक है, होम की कमी हो, एजुकेशन और हेल्थ की कमी हो, जिसके पास ये पाँच की पाँच चीज़ें आसानी से उसको प्राप्त हों, ठीक है, लाइफ में उसको आसानी से मिल जाए, फूड, क्लॉथ, होम, एजुकेशन और हेल्थ, समझ लो वो अंडर पॉवर्टी नहीं आता। लेकिन जिसके पास ये 5 चीज़ें लेने में, ठीक है, वो सक्षम ना हो उन 5 चीज़ों को लेने में, फूड, क्लॉथ, होम, एजुकेशन और हेल्थ, सो समझ लो कि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है। देन हमारे पास सेकंड आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं, स्टैंड पॉइंट एज अ लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन कंपैरिजन टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द सराउंडिंग पॉपुलेशन। वही मैंने जैसे बात करी थी पहले कि जब आप सराउंडिंग के साथ अपना कंपैरिजन करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास, आपके पास जो है वो 10 लाख की कार है, ठीक है, आपके पास 10 लाख की कार है, ठीक है, बट आपके जो नेबरर है, ठीक है, नेबरर है जो, उसके पास कितने की है, उसके पास 20 लाख की कार है। तो आप अपने नेबरर के कंपैरिजन जो हुए क्या हुए, उसके कंपैरिजन आप जो हुए वो गरीब हुए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा अमीर है।
तब आप जब इस तरीके से जब आप किसी को जज करते हो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। उस पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी। और हमेशा आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म कर सकते हो, बट रिलेटिव पॉवर्टी को कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आपसे अमीर होगा। आपके नेबरर में होगा, आपकी सिटी में होगा, आपकी स्टेट में होगा, आपकी कंट्री में होगा, तो किसी किसी से रिलेटिव पॉवर्टी में अपना कंपेरिजन करते रहोगे। सो मेनली वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ध्यान में रखा था, ना कि रिलेटिव पॉवर्टी को। उसके बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी कहती है, इसकी डेफिनेशन व्हेन समवन हु इज अर्निंग इज डाइड देन वी सी सिचुएशनल पॉवर्टी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में एक पर्सन जो कमाता है, 4 पर्सन हो आप घर पे, और एक पर्सन जो कमाता है अगर उसी की डेथ हो जाए तो आप में पॉवर्टी गरीबी आ जाएगी। उसको हम कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। जब सिचुएशन के बेसिस फॉर एग्जाम्पल किसी के घर पे शादी आ गई तो शादी में सारे पैसे खर्च हो गए, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ फिर कोई बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा घर वालों को, तो वहाँ पे सारे पैसे चले गए, तो पॉवर्टी गरीबी आ गई। आपके घर जाए जमीन जायदाद जो है वो बिक गई उस चक्कर में, उसको ठीक करवाने के चक्कर में, तब उसको कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी, जो कि सिचुएशन पर डिपेंड करती है और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं जिसको हम कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। जनरेशनल पॉवर्टी होती है व्हेन योर 2 और मोर देन 2 जनरेशन, आपकी 2 या 2 से ज़्यादा जो जनरेशन है वो पॉवर्टी के अंडर रहें। कहाँ रहें? व्हेन योर 2 और मोर देन 2 जनरेशन, जो आपकी 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन जो कहाँ रहें? अंडर पॉवर्टी रहें, ठीक है, गरीबी के अंदर रहें, उसे हम कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी, क्योंकि वो जनरेशन से चलती आ रही है, उसको कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। कि दादा भी गरीब था, बाप भी गरीब था, और तुम भी गरीब हो, और तुम्हारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी गरीबी ही होगी, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पॉवर्टी। अब हम देखते हैं कि पॉवर्टी का एस्टिमेट है, वो जो कमेटीज बनाई गई किस चीज़ के लिए, कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कौन कौन सी कमेटीज हैं, उन कमेटीज के अकॉर्डिंग किस तरीके से पॉवर्टी को जो है वो डिनोट किया गया। सबसे पहले आई BM डंडकर एंड एनरथ कमेटी जो थी, ठीक है, 1971 में। कौन सी? BM डंडकर एंड एनरथ जो कमेटी थी, इसने कहा कि जो पर्सन 2250 कैलोरीज एक दिन में ले रहा है, जब आप खाना खाते हो तो खाने को जब एनर्जी जो आपकी बॉडी लेती है उसमें से ऑब्जर्व करती है खाने से, उसको हम कहते हैं कैलोरीज में डिनोट करते हैं, ठीक है। जितना आपने खाना खाया वो डिपेंड करता है, जैसे कि आपने एक चपाती खाई तो वो शायद 10 से 12 कैलोरी देंगी, एक जो बनाना होगा वो 20 से 25 कैलोरी देगा, एक जो अंडा होगा, ठीक है, आपने एग खाया तो 60 से 70 कैलोरीज दे के जाएगा, एक गिलास जो 250 ml जो मिल्क का आता है वो 150 से 180 जो कैलोरीज वो दे के जाता है वो। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक दिन में 2250 कैलोरीज इंटेक कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, वो पॉवर्टी के अंडर नहीं आता, बट जो 2250 कैलोरी से कम जो है इंटेक कर रहा है उसे हम अंडर पॉवर्टी रखते हैं। देन हमारे पास आते हैं अलगाह कमेटी 1979 में, ये आई थी 1971 में। देन 1979 में अलगाह कमेटी आई, जिसने कहा कि डाइटरी नीड्स वही कि खाने की ज़रूरतें अपनी जो वो पूरी कर पा रहे हैं, अगर वो अपने अच्छे से उनके हिसाब से अगर उन्हें लग रहा है कि वो अपनी जो खाने की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर पा रहे हैं, डाइटरी फीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, नीड्स को, देन वो पॉवर्टी के अंदर नहीं आता। अगर पूरी नहीं कर पा रहा देन वो पॉवर्टी के अंदर आता है। देन हमारे पास आता है लकड़वाला कमेटी 1993, बेस्ड ऑन कैलोरी इंडेक्स, सेम किसकी तरह? BM डंडकर और एंड रथ की कमेटी की तरह। इन्होंने भी कहा कि अगर वो इतनी कैलोरीज 2250 कैलोरी से ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, इंटेक कर रहा है, देन वो पॉवर्टी के अंदर नहीं आता। किसने कहा है? लकड़वाला कमेटी ने। देन हमारे पास आता है तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी जो कि 2009 में आई। इसके हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर अर्बन में एक व्यक्ति महीने का 1000 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है, अर्बन मतलब शहर में, 2009 में एक कमेटी है और इसने कहा कि यार अर्बन में 1000 रुपये महीने का, या फिर 33 रुपये पर दिन के, एक व्यक्ति अगर शहर में खर्च कर रहा है अपने खाने पे 33 रुपये दिन के, 1000 रुपये महीने का अगर अपने खाने पे खर्च कर रहा है तब वो पॉवर्टी में नहीं आता, और इससे कम कर रहा है तो वो पॉवर्टी के अंडर आता है। और रूरल में इस कमेटी ने कहा कि 816 रुपये हर मंथ के, ठीक है, 816 रुपये मंथ के, या फिर 27 रुपये पर दिन के, 27 रुपये पर डे के अगर वो खर्च कर रहा है, ठीक है, देन वो व्यक्ति जो है वो पॉवर्टी के अंडर नहीं आता। देन उसके बाद आई कमेटी सी रंगाराजन कमेटी 2012 में आई। सी रंगाराजन कमेटी 2012 में। इन्होंने कहा कि अर्बन में अगर उन्होंने कहा था 33 रुपये पर मंथ, और इन्होंने कहा कि अगर अर्बन में 47 रुपये, उन्होंने 33 कहा था तेंदुलकर कमेटी ने, और अर्बन में जो सी रंगाराजन कमेटी उसने कहा कि अगर 47 रुपये पर दिन के खर्च कर रहे हो, ठीक है, 47 रुपये पर दिन के खर्च कर रहे हो, और रूरल में जो गाँव है गाँव में 32 रुपये पर दिन के खर्च कर रहे हो, ठीक है, पहले 27 थे, और 32 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हो सी रंगाराजन कमेटी के अकॉर्डिंग, देन आप पॉवर्टी के अंडर नहीं आते, और उससे कम कर रहे हो तो ना आप पॉवर्टी के अंडर आते हो। देन उसके बाद हम देखते हैं नीति आयोग, ठीक है,
नीति आयोग जो कि जिसको एज नीति आयोग टास्क फोर्स थी वो बनाई गई किस लिए, उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट जो शेमा जी कमेटी, 6th जो कमेटी थी, शेमी जो कमेटी थी वो थी नीति आयोग टास्क फोर्स। नीति आयोग ने क्या करा, जो तेंदुलकर कमेटी थी उसको फेवर करा, ठीक है। किसके फेवर में थी, जो नीति आयोग टास्क फोर्स थी उसने कहा कि जो तेंदुलकर कमेटी ने कहा वही सही है और उसके हिसाब से हम पॉवर्टी को डिनोट करेंगे। देन हम एक और सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे हम देखते हैं कार्ड्स बनते हैं, APL कार्ड, BPL कार्ड। सो एक होती है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन किसको कहते हैं, जबकि एक व्यक्ति 6,000 पर मंथ का, ठीक है, कमा रहा हो और 72,000 पर जो कि पर ईयर, सॉरी इधर ईयर होगा, ठीक है। और एक व्यक्ति जब 6,000 पर मंथ का और 72,000 72,000 जो है पर ईयर का अगर कमा रहा है, ठीक है, 6,000 वो पर मंथ का कमा रहा है और 72,000, ठीक है, 72,000 वो ईयर का कमा रहा है, उसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। अगर इतना कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंडर, ठीक है। अगर इससे कम कमाएगा, वो 6,000 या 72,000 से कम कराएगा तो वो आएगा BPL में, बिलो पॉवर्टी लाइन में। पॉवर्टी लाइन के नीचे, ये पॉवर्टी लाइन को डिनोट करता है। पॉवर्टी लाइन 6,000 पर महीने का और 72,000 वो पर मंथ का कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में सेंटर में आएगा। अगर वो उससे कम कमा रहा है तो वो आएगा BPL, जिसको हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। आपने देखा होगा कार्ड्स बनते हैं जिसके ऊपर राशन कार्ड जो बनते हैं BPL के कार्ड, ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो इस लाइन से ऊपर हो, जो 6,000 से ज़्यादा कमाता है मंथली, उसको हम डिनोट करते हैं किसमें, APL में, जिसको हम कहते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन मतलब कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो, ठीक है, और बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लैरेंज कर्व, ठीक है, कर्व, लैरेंज कर्व और गिनी गुणांक जो है, दो चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हम पॉवर्टी को डिनोट करते हैं। किसी भी देश की जो पॉवर्टी है उसको डिनोट किया जाता है किसकी वजह से, लैरेंज कर्व और गिनी गुणांक के। लैरेंज कर्व क्या होता है, लैरेंज कर्व होता है जिसकी वजह से हम पॉवर्टी को चेक करते हैं। जैसे कि हम नीति आयोग को चेक करने के लिए लैरेंज कर्व है और गिनी गुणांक है। तो लैरेंज कर्व है क्या बताता है, वो टेल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी को बताता है बट एक्चुअली डाटा नहीं देता वो, ठीक है। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के बारे में तो बताता है बट वो उसके जो एक्चुअली डाटा है उसके बारे में बात नहीं करता। सो जो उसकी क्या करे, कंट्री की इकोनॉमी तो बताए कि वो बढ़ रही है, कम हो रही है, पॉवर्टी की, वो पॉवर्टी को वो किस तरीके से डिनोट करता है कि पॉवर्टी है कि नहीं है, उसके बारे में तो बताता है लेकिन एक्चुअल डाटा नहीं बताता कि कितनी पॉवर्टी है और कितना वो। सो इसमें क्या होता है, जैसे ये ग्राफ देख रहे होंगे आप, तो इस ग्राफ में अगर ये आप देखो तो 45 डिग्री पे ए पॉइंट, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं एज ए, ठीक है। और सेकंड ये हमारी जो लाइन है इसको रख लेते हैं B, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम इक्वलिटी, मतलब कि पॉवर्टी बहुत कम होगी और हैप्पीनेस जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, 45 पे। और हर देश की जो इकॉनमी है वो डिपेंड करती है A से B तक, ठीक है, ए से बी तक जो है वो लाई करती है इकोनॉमी, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री अगर ए पे है 45 तो समझ लो कि वो बैलेंस्ड है, मतलब जितनी जरूरत है उतने हिसाब से वो मतलब सफिशिएंट है। बट अगर बी पे है तो मान लो कि वो मिनिमम है, ठीक है, मैक्सिमम इनइक्वालिटी पे, इनइक्वालिटी अनबैलेंस्ड है वो। सबसे ज़्यादा अनबैलेंस कब होगी, जब बी पे है, और सबसे ज़्यादा बैलेंस होगी ए पे, ठीक है। ए पे सबसे ज़्यादा बैलेंस होगी और बी पे अनबैलेंस होगी। सबसे ज़्यादा जो है वो अनबैलेंस कब होगी, बी पे। तो मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी बी पे, मैक्सिमम इनइक्वालिटी, और मैक्सिमम इक्वालिटी होगी 45 पे। 45 डिग्री पे ए पे क्या होगी, मैक्सिमम इक्वालिटी, और मैक्सिमम इनइक्वालिटी अनबैलेंस्ड होगा बी पे। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ए हमने देखा मैक्सिमम बैलेंस और इक्वलिटी पे होगा, और बी जो होगा मैक्सिमम इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस और इनइक्वलिटी के बराबर होगा। देन हम देखते हैं गिनी गुणांक आता है हमारे पास गिनी गुणांक या फिर गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जो कि इनइक्वलिटी के बारे में बताता है। सो गिनी कोफिशिएंट को निकालने का फार्मूला है A/A+B। ए क्या था, ए जो ये था, ठीक है, और बी ये, और A/A+B। तो गिनी कोफिशिएंट को निकालने का फार्मूला क्या, A/A+B। और मैक्सिमम इक्वालिटी होती है वो कहाँ पे होती है, 0 पे, ठीक है। मैक्सिमम जो इक्वालिटी कहाँ पे, हैप्पीनेस है, यहाँ पर मैक्सिमम इक्वालिटी और हैप्पीनेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा, 0 पे। सो मैक्सिमम इक्वालिटी कहाँ पे, 0, जबकि 45 पे होगा। और मैक्सिमम इक्वालिटी, ठीक है, जहाँ पर बोलेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम इनइक्वालिटी कहाँ पे होगी, मैक्सिमम इक्वालिटी देखिए हमने 0 पे हैप्पीनेस, और मैक्सिमम इनइक्वालिटी और अनहैप्पीनेस जो होगी, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, 1 पे। सो 1 पे होगी क्या, फार्मूला उसका सेम ही रहेगा, A/A+B। बट वहाँ पे क्या था, 45 डिग्री था, ठीक है। बट ये 45 डिग्री जो है ये 45 डिग्री नहीं होगा। तो इसके बीच में जो ट्रैवल करेगा उसको हम कहते हैं कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो यहाँ पे जो होगा सर्व करेगी, ठीक है। सो देन कोफिशिएंट जो होगा हमारा 1 होगा। सो मैक्सिमम इसको इनइक्वालिटी। और जो गिनी गुणांक है ये मूव करता है कहाँ से, 0 to 1 के बीच ये लाई करता है, ठीक है। ये लाई करता है किसके बीच में, 0 to 1 में। अगर 0 पे होगा तो मैक्सिमम बैलेंस, ठीक है, बैलेंस्ड होगा, और वहीं अगर 1 पे होगा तो अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है। हमने देखा लैरेंज कर्व देखा, गुणी गुणन देखा। एक और चीज़ इसी के साथ देख लेते हैं हम, क्या देखेंगे कि जैसे हमने बात करी कि ये कमेटी से हमने पढ़ी, तेंदुलकर कमेटी, सी रंगाराजन कमेटी। अगर वर्ल्ड में देखें, ठीक है, हमने इंडिया का तो देख लिया, अगर वर्ल्ड में की बात करें कि वर्ल्ड में किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉवर्टी है उसको देखा जाता है,
तो जो वर्ल्ड में कहा गया किसकी तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर आप, ठीक है, आप कितना वो करते हो, अगर आप दिन में $2 खर्च करते हो, ठीक है, $2 प्रतिदिन के खर्च करते हो, मान लो 150 रुपीज़ के आसपास, 160, 83 चल रहा है, तो 83 वो डॉलर की प्राइस है, बट आप मान लो कि 160 मान लो, तो एक दिन में पर डे का अगर आप खर्च कर रहे हो 160 रुपये या फिर 150 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि आप पॉवर्टी के अंडर नहीं हो। अगर आप उससे कम कर रहे हो तो आप पॉवर्टी के अंडर हो। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आपको $2 प्रतिदिन के खर्चा अगर कर रहे हो आप, ठीक है, मान लो 150 रख लो, 160 भी रहना तो 150 रुपीज़, जब कि इंडिया में जो है वो 47 और 32 पर डे का है। सब सोच सकते हो कि पॉवर्टी की जो रेशो वो इंडिया में काफ़ी है। इंडिया में पॉवर्टी जो है एज अ कंपेरिजन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर डेवलप्ड कंट्री उनसे जो पॉवर्टी है वो इंडिया की अधिक है। और उस पे का उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का, वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इंडिया की है इस टाइम पे। सो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के अगर, और सेकंड रीज़न है पॉवर्टी का अनएम्प्लॉयमेंट। जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी के रेशो के अंडर आएंगे, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है। और जॉब को लिया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जॉब ली जा सकती है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पर कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इस क्षेत्र पे पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। जॉब्स प्रोवाइड ना करवाओ, लेकिन जो यूथ है उसको स्किल्स जो कि सिखाई जाए। क्योंकि जब हम स्कूल्स की बात करते हैं या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाने की बात की जाती है, थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया जाता। सो बच्चों को जो है वो थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया जाता है उनको, बट उनकी स्किल्स जो है वो इंप्रूव नहीं की जाती, उनकी स्किल्स पर काम नहीं किया जाता। सिर्फ काम किया जाता है उनको पढ़ाने के लिए, उन्हें थ्योरेटिकली जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ाने में, सिखाने के लिए। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कि इजिकल टू एम सी का स्केयर, तो इजिकल टू एम सी स्केयर हो चुका है, आप उस पर प्रैक्टिकल बताओ ना किस तरीके से वो कर सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, सेकंड लॉ था, थर्ड लॉ, ठीक है, आप बता दो उनको, अच्छी बात है कि आप उनको बता रहे हो कि फर्स्ट लॉ कौन सा, सेकंड लॉ उनको पता होना चाहिए। लेकिन उसका क्या काम है अब जिस चीज़ पे उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो आप उस पर काम करो ना। क्यों उनको ही बार बार सिर्फ वही कि फिफ्थ में वही, सिक्स में भी वही पढ़ा, सेवन्थ में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, वही बार बार उनको क्यों पढ़ा रहे हो आप? उन पर प्रैक्टिकल कराओ ना, उनको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप उनको प्रैक्टिकल करवाओगे वैसे ही उनके ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। बट आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि उनको याद करवाया जाए, ना कि उन्हें प्रैक्टिकली करवाया जा रहा है। सो ये एक मेन रीज़न है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत सारी कमी है, ठीक है। और वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीज़न और भी ये भी है कि जो जॉब्स हैं, ठीक है, प्राइवेट में जो है प्राइवेट कंपनीज बहुत कम है। और सरकारी कुछ चीज़ें जो कि सरकार के अंडर है, ऐसा नहीं है कि सरकार के अंडर होना प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार उन पर पूरा फोकस नहीं कर पाती या फिर शायद करती नहीं है, जिस कारण से कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। सो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को कम किया जाए, इस पे जो है वो डिसीजन लिए जाएँ, ताकि और बेटर जो है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए और बेटर डिसीजन आएँ, और जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो वो ख़त्म हो, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों के पास स्किल हो, और वो देश को और आगे ले जा सकें। और अगर देश को आगे लेना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा और पॉवर्टी को भी। सो अगर ये दोनों ख़त्म होंगे तभी तो देश आगे जाएगा। सो आज हमने देखा, ठीक है, आज हमने मेनली क्या देखा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स क्या होती हैं, पॉवर्टी देखी, पॉवर्टी की टाइप्स देखी, ठीक है। और साथ में देखा कि जो पॉवर्टी की जो एस्टिमेट कमेटी है किस तरीके से जो पॉवर्टी है वो इंडिया में डिनोट करते हैं, उसकी बात करी हमने। नीति आयोग की बात करी, नीति आयोग जो कि 2016 में इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इसे कैंसिल कर दिया गया नीति आयोग को, जो कि पहले ये इसकी जो बात किया करता है, ठीक है। और नीति आयोग, फिर हमने पॉवर्टी लाइन और उसकी बात करी। देन हमने नेक्स्ट देखा लारेंज कब देखा, और एक गिनी गुणान देखा, गिनी कोफिशिएंट देखा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। सो बने रहें हमारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हम इकोनॉमी को इसी तरीके से 1 by 1 कंप्लीट करते जाएंगे। अभी तक हमने पिछले, अगर आपने पिछले हमारे लेक्चर्स नहीं देखे तो वो जाके देखें। हमने इकोनॉमी स्टार्टिंग से स्टार्ट करा था, किस तरीके से माइक्रो मीजो इकोनॉमी होती है, उसके बाद जो उसके बाद जो उसकी इकोनॉमी आई, नेशनल इनकम आई, ठीक है, अकाउंटिंग और नेशनल इनकम, हमने सब कुछ देखा हुआ है पिछली वीडियोस में। आप जाएं और हमारी वीडियोस चेक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं इकोनॉमी के बारे में, या फिर वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी स्कूल्स में हैं या फिर कॉलेज में हैं जिनके भी सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमी के ऊपर। हमारी वीडियो उनके लिए काफ़ी जो कि सहायता जो कि रहेंगी, ठीक है, उनकी हेल्पफुल रहेंगी। आप उनको उनके साथ ये शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें जितना आप कर सकते हो, शेयर भी करें साथ में, ठीक है, और लाइक भी करें हमारी वीडियोस को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें बार बार। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।